हेलो एवरीवन। तो लास्ट टाइम तक जितना हमने एग्जैक्टली एनालिसिस किया था स्फेरिकल ग्लास सरफेस मैंने ली थी और वहाँ पे हमने रिफ्रैक्शन फार्मूला को डिस्कस किया था। मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। जो आपके पास रिफ्रैक्शन फार्मूला है वो सिंपली आपके पास μ2 डिवाइडेड बाई v माइनस μ1 डिवाइडेड बाई u इट इज़ इक्वल टू ये आपके पास μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r होता है। अब देख लो r यहाँ पर अगर मैं r पे फोकस करूँ, r आपका यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किस चीज का होता है? तो आपकी स्फेरिकल सरफेस का होता है। तो वही है ना आपके पास। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पर r को टेंड करूं टू इन्फिनाइट, अगर मैं r को टेंड करूं टू इन्फिनाइट, आपका जो स्फेरिकल सरफेस होता है आप उसको एज अ प्लेन सरफेस ट्रीट कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि r टेंडिंग टू इन्फिनाइट का मतलब होगा कि आप अपने सरफेस को सिंपली प्लेन सरफेस में कन्वर्ट करते हो। आपका स्फेरिकल सरफेस जो है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी तक r था, अब वही स्फेरिकल सरफेस जो है आप उसको ट्रीट करोगे एज अ प्लेन सरफेस। तो कहने का मतलब r टेंडिंग टू इन्फिनाइट जब मैं यहां पे कर रहा हूं, इसका मतलब है मैं प्लेन सरफेस की बात कर रहा हूं, मैं प्लेन सरफेस की बात कर रहा हूं। तो प्लेन सरफेस की यहां पे बात करते हैं। तो प्लेन सरफेस के लिए आपके रिफ्रैक्शन फॉर्मूला को आप कैसे मॉडिफाई करोगे? आपको बस r को यहां पे इन्फिनाइट पुट करना है और आपका जो ये फॉर्मूला है यही मॉडिफाई हो जाएगा फॉर प्लेन सरफेस। तो चलो यहां पर आप r इन्फिनाइट पुट कर दो, ये सारा टर्म आपका जीरो बन जाएगा। आप सिंपली लिख सकते हो ना फॉर प्लेन सरफेस, फॉर प्लेन सरफेस आपके पास सिंपली यहां पर μ2 डिवाइडेड बाई v माइनस μ1 डिवाइडेड बाई u, ये आपका जीरो आ जाएगा। अगेन आपका जो v यहां पर होगा वो इमेज डिस्टेंस होगा, u जो आपका होगा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, जो μ1 होगा ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें इंसिडेंट रे होगी, और जो आपके पास यहां पे μ2 है ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें आपके पास एग्जैक्टली रिफ्रैक्टेड रे होगी। तो इस चीज का आपको टेक केयर करना है। अब यहां पर अगर मैं फर्दर थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, आप सिंपली इस टर्म को यहां ट्रांसपोज कर सकते हो ना, तो आप एग्जैक्टली इस टर्म को यहां ट्रांसपोज कर दो तो आपके पास आ जाएगा μ2 डिवाइडेड बाई v इट इज इक्वल टू μ1 डिवाइडेड बाई u। रेसिप्रोकल ले लो, आप रेसिप्रोकल ले लो इन दोनों टर्म्स का, दोनों साइड से। आपके पास v डिवाइडेड बाई μ2 जो है इट इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा u डिवाइडेड बाई μ1। तो यहां पर आपका जो v होगा इट विल बी सिंपली μ2 को यहां आप सिंपली ट्रांसपोज कर दो तो μ2 डिवाइडेड बाई μ1 टाइम्स u। तो दो मीडियम्स के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है, दो मीडियम के जो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है, आप देख सकते हो एग्जैक्टली इनका रेशियो जो है वो यहां पर v और u को क्या करेगा, वो रिलेट करेगा। होपफुली कहीं पे डाउट नहीं आपको अभी तक होगा। अब इस फॉर्मूला को यूज आप करते हो डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में और डिफरेंट सिनेरियोज में। चलो पहला सिनेरियो मैं लेता हूं, आप देखते जाओ। मैं सिंपली पहले केस 1 ले रहा हूं, चीजों को आप बहुत अच्छे से समझोगे। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आराम से देखते जाओ, बहुत आसान है। मगर ये फर्दर देख लो, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक इंटरफेस ले रहा हूं, ये इंटरफेस दो मीडियम्स को सेपरेट करेगा ना, तो यहां पर एग्जैक्टली मैं एज्यूम करता हूं कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास μ2 है। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। लेट अस एज्यूम कि आपके पास जो μ2 है इट इज ग्रेटर देन μ1। तो केस 1 है ना, तो कहने का मतलब कि ये मीडियम जो आपके पास है, ये मीडियम आपका यहां पर डेंसर है और ये मीडियम आपका यहां पर रेयरर मीडियम होगा। मैं ऑब्जेक्ट को पहले डेंसर मीडियम में रखूंगा और दूसरे केस में क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट को रेयरर मीडियम में रखूंगा। तो पहला केस आपके पास ये होगा कि ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। अगर आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, अब डेंसर मीडियम कौन सा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, वो ये होगा ना डेंसर मीडियम। तो लेट अस एज्यूम यहां पर मैं ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं, लेट अस एज्यूम ये आपका ऑब्जेक्ट है यहां पे। अब समझो समझो, जिस मीडियम में आप ऑब्जेक्ट रखोगे ना, उसी मीडियम में आप ऑब्जेक्ट को फिर ऑब्जर्व नहीं करोगे। अगर आपका ऑब्जेक्ट इस मीडियम में है ना, तो आप ऑब्जर्व कहां से करोगे, दूसरे मीडियम से, और आप एग्जैक्टली यहां पर नॉर्मली ऑब्जर्व करोगे।
आप नॉर्मली यहां पे ऑब्जर्व करोगे। कहने का मतलब किसी एंगल पे नहीं ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करोगे, आप नॉर्मली ऑब्जर्व करोगे। अभी तो स्पेशल केस बन जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी एंगल से ऑब्जर्व करोगे, आपको ज्योमेट्री को वहां पे सॉल्व करना पड़ेगा। आपको डिफरेंट फॉर एग्जांपल पैरेक्शियल अप्रोक्सीमेशंस आप वहां पर नहीं ले पाओगे। फॉर पैरेक्शियल अप्रोक्सीमेशंस आपको क्या करना है कि आपका जो ऑब्जर्वर है वो एग्जैक्टली यहां पर इस लाइन के अलोंग देखना चाहिए जो कि इस ऑब्जेक्ट के थ्रू नॉर्मली पास हो रही है, नॉर्मल टू दिस इंटरफेस। तो मुश्किल मत है। अब देखते जाओ, यहां पर आपके पास ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट से लेट अस एज्यूम यहां पर दो रेज आ रही है, ये इंसिडेंट रे है। मुश्किल मत है। अब फर्दर देख लो, मैं और एक रे यहां पे ले रहा हूं, तो लेट अस एज्यूम ये भी आपके पास इंसिडेंट रे है। तो ठीक है, मैंने दो रेज ले ली। अब इस पॉइंट पे आप यहां पर ड्रॉ क्या करोगे, आप सिंपली यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे। आप सिंपली यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे, जहां पर आपकी इंसिडेंट रे आपके इंटरफेस को यहां पर टच करेगी। तो यहां पर भी आप क्या ड्रॉ करोगे, आप यहां पर भी नॉर्मल ड्रॉ करोगे। अब खुद से आपको पता है कि जब भी आपका लाइट एग्जैक्टली डेंसर टू रेयर मीडियम जाता है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो आपका जो लाइट है यहां पे, ये एग्जैक्टली अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा। ये देख लो, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गया। मैंने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, इसमें कोई इश्यू नहीं है। इसी तरीके से आप यहां पर देख लो, आपका लाइट जो है आप देख सकते हो इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो मुश्किल मत है कहीं पे। अब देख लो, ये जो आपकी लाइट रे एग्जैक्टली नॉर्मल से दूर चली गई, नॉर्मल से अवे चली गई। आप इन्हीं एग्जैक्टली रिफ्रैक्टेड रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस करो। जहां पे रिफ्रैक्टेड रेज मीट करेंगी वहीं पे आपका ऑब्जेक्ट का इमेज होगा ना। तो एग्जैक्टली यहां पे मीट कर रही है, तो आपकी जो इमेज होगी वो यहां पर कहीं पे होगी। तो ये ऑब्जेक्ट था, ये एग्जैक्टली आपकी इमेज थी। अब समझो, आपके जो ऑब्जेक्ट की इमेज है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, क्या ये टुवर्ड्स द इंटरफेस चली गई कि अवे फ्रॉम इंटरफेस चली गई। आप चेक कर लो, यहां पर एग्जैक्टली इमेज जो है वो टुवर्ड्स इंटरफेस जा रही है। कहने का मतलब एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहां पर था ना, बट जो ऑब्जर्वर रेयर मीडियम से एनालाइज कर रहा है, इसको लग रहा है कि एग्जैक्टली ये ऑब्जेक्ट इसके नजदीक है इन द फॉर्म ऑफ इमेज। तो आप बोल सकते हो कि यहां पे शिफ्ट ऑफ इमेज जो है वो टुवर्ड्स द इंटरफेस हुआ। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे ना डेंसर मीडियम में, डेंसर मीडियम का मतलब वो इंटरफेस के नजदीक रखेगा इमेज को, तो आपकी इमेज में जो शिफ्ट आएगा इट विल बी टुवर्ड्स द इंटरफेस। तो मैं यहां पे बताऊंगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, इट्स इमेज इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द इंटरफेस। तो इमेज इज शिफ्टेड, मैं यहां लिख रहा हूं, इसको आप एज अ नोट रखोगे अपनी जगह पे लिख के। तो इट्स इमेज is shifted towards interface। तो टुवर्ड्स इंटरफेस इसका इमेज जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। आपको तो याद रखना है, अबे इस स्टाइल को याद रखना है कि जब भी आप एक ऑब्जेक्ट को रख रहे हो डेंसर मीडियम में, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो कहां से, रेयरर मीडियम से, तो आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट की इमेज जो है डेंसर में रखा ना, डेंसर का मतलब वो उसको अपने नजदीक ले जाएगा इंटरफेस इमेज को। तो आपका जो इमेज है वो टुवर्ड्स द इंटरफेस क्या हो जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट रियल है कि वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट यहां पर रियल है कि वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट रियल है। मैं और एक बार यहां पे बताऊं, ऑब्जेक्ट यहां पर मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, यहां पे ऑब्जेक्ट जो आपके पास यहां पर है ना वो रियल है। जो आपका ऑब्जेक्ट यहां पर है वो रियल है। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता, आप देखते हैं कि अगर इस मीडियम में एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता, उस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज इंटरफेस से दूर चली जाती, अपोजिट हो जाता। तो वहां पर एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में आगे देख लेंगे उसको, बट फिलहाल के लिए रियल ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, रियल ऑब्जेक्ट की। वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी तो हो सकता है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो रियल ऑब्जेक्ट के केस में मैं बात कर रहा हूं, आपने रियल ऑब्जेक्ट को किस में रख दिया, डेंसर मीडियम में, उसका इमेज जो है इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द इंटरफेस। कितना शिफ्ट हो जाएगा, कितना शिफ्ट हो जाएगा। लेट अस एज्यूम कि आपका जो ऑब्जेक्ट यहां पर है वो एट अ डेप्थ डी है, वो एट अ डेप्थ डी है यहां पे। तो मुश्किल मत है कहीं पे। तो ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट का एग्जैक्टली डिस्टेंस यहां पे डी ले लिया। μ1 μ2 आपको पता है ना। अब जरा यहां वापस आ जाओ, आप अगर इमेज और ऑब्जेक्ट की एग्जैक्टली डिस्टेंस को यहां पे रिलेट करना चाहते हो ना, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। अब सिंपली देख लो, आराम से देखते जाओ। यहां पर अगर मैं बात करूं, आपको निकालना है इमेज का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरफेस, वही है ना। तो देख लो, मैं v लिखता हूं,
V इट इज इक्वल टू, अब यहां पर μ2 कौन सा मीडियम जिसमें रिफ्रैक्टेड रे होगा, रिफ्रैक्टेड रे तो μ1 वाले मीडियम में है ना। तो चलो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, लेट अस एज्यूम कि ये एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, सिंपल। अब देख लो, आराम से देखते जाओ, मैंने इसको एयर लिया, रेयर मीडियम बन गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लिया, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चलो म्यू लेते हैं, स्पेशल केस बना रहा हूं इसको ताकि फॉर्मूला में कंफ्यूजन ना हो। अब समझो, यहां पे V अपनी जगह पे मैंने लिख लिया, μ2 आपके पास एग्जैक्टली उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें कौन सा रे होता है, रिफ्रैक्टेड रे होता है। रिफ्रैक्टेड रे किस मीडियम में है, यहां पे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का 1 है, एग्जैक्टली आप उसी को यहां पर μ2 मानोगे। क्यों μ2? क्यों? क्योंकि जिस मीडियम में आपका रिफ्रैक्टेड रे होता है उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका μ2 होता है। तो ये μ2 बन गया ना, ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाएगा, ये μ1 बन जाएगा। तो ये आपका यहां पे μ1 होगा। अब आपको μ2 बाई μ1 लिखना है। μ2 आपका किसके बराबर है, 1 के बराबर है। μ1 आपका किसके बराबर है, μ के बराबर है, और मल्टीप्लाइड बाय यहां जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पर मैं बोलूं फ्रॉम द इंटरफेस आपका d है, तो आप मल्टीप्लाई d से करोगे। कहने का मतलब कि जो आपको यहां पर इमेज का एग्जैक्टली यहां पर डिस्टेंस मिलेगा फ्रॉम द इंटरफेस, इमेज का जो लोकेशन आपको मिलेगा फ्रॉम द इंटरफेस, इट इज इक्वल टू d बाई म्यू। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो सेपरेशन है ये d है, ये जो सेपरेशन है ये d है, ये सेपरेशन इमेज का d से छोटा होगा ना। ये सेपरेशन जो आपका इमेज का है या जो आपकी इमेज का डिस्टेंस है, ऑब्वियसली आपको पता है कि वो क्या होना चाहिए, d से छोटा। d से छोटे का मतलब d को म्यू से डिवाइड करो। अगर d से बड़ा होता, d से बड़े होने का मतलब d को म्यू से मल्टीप्लाई करो। अगेन मैं वहां पर भी आ जाऊंगा, बट फिलहाल के लिए आप खुद से देख लो। जब आपका इमेज एग्जैक्टली आपको पूरा क्लियर होगा कि टुवर्ड्स इंटरफेस जाएगा, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से छोटी होगी। किस फैक्टर से छोटी होगी, आप म्यू फैक्टर से उसको एग्जैक्टली डिवाइड किया करो d से। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। ये तो केस 1 था कि ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। लेट अस टेक एन ऑब्जेक्ट इन द रेयर मीडियम। तो चलो ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में लेते हैं, ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में लेते हैं। इस फॉर्मूले को यहीं पे रखता हूं ताकि इसको हम अगेन यूज करें। तो आप देखते जाओ, अगेन आपके पास ये एक इंटरफेस है, मगर अब ऑब्जेक्ट को मैं रेयर मीडियम में रख रहा हूं ना, तो चलो यहां पर मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेता हूं, इसका म्यू लेता हूं, तो ऑब्वियसली ये रेयर मीडियम बन जाएगा, रादर ये आपका ईयर होगा यहां पे। अब अगेन यहां पर मैं ऑब्जेक्ट को यहां पे ले रहा हूं, और ऑब्जेक्ट जो आपके पास है वो एट अ डेप्थ d है, एट अ डेप्थ d ले रहा हूं। अब जरा देख लो, यहां पर अगेन आप रे डायग्राम ड्रॉ करोगे, तो पहले आप यहां पर 2 रेज ले लो। ये इंसिडेंट रे है, मुश्किल मत है कहीं पे। अच्छा, जिस मीडियम में इंसिडेंट रे होता है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाता है, μ1। तो ये आपके पास μ1 होगा, ऑटोमेटिकली ये आपके पास μ2 होगा। तो सिलेक्ट कर रहा हूं ना μ1 μ2, तो वैसे सिलेक्ट हो रहा है। अब यहां पर आपको पता है कि जो आपका रे है वो तो रेयर टू डेंसर मीडियम जा रहा है, तो आपका जो रे है वो टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होगा ना। तो एक्चुअल पाथ रे का ये है, एक्चुअल पाथ ये है रे का, एक्चुअल पाथ आपकी रे का ये है, ये आपकी एग्जैक्टली एक्चुअल पाथ है इस रे का। तो आप सिंपली क्या करोगे, आप पहले नॉर्मल ड्रॉ कर दो, आप नॉर्मल ड्रॉ पहले कर दो। अब जो आपकी रे है यहां पे वो बेंड कहां की तरफ होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि आपका जो रे है वो रेयरर से कहां जा रहा है, डेंसर मीडियम। व्हेनेवर अ रे इट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल नहीं जाता है। तो आप देखोगे यहां पे कि आपके पास एग्जैक्टली ये जाएगी रे, देख लो, रे का एक्चुअल पाथ अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे होता, टुवर्ड्स नॉर्मल जा रहा है। तो ये चीज समझो आप। जरा और एक देख लो यहां पे, ये देख लो, टुवर्ड्स नॉर्मल जा रहा है। ये आपका रे का एक्चुअल पाथ, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल होता, ये टुवर्ड्स नॉर्मल जा रहा है, टुवर्ड्स नॉर्मल आपका रे जा रहा है। और आप एग्जैक्टली जब इन रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हो, आप देखते हो कि ये आपको इमेज मिल जाती है। अच्छा, जरा इस वक्त देख लो, जो आपका इमेज है इंटरफेस के टुवर्ड्स चला गया कि अवे चला गया, चेक कर लो। ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो इस वक्त है, आप देखते हो कि वो इंटरफेस के अवे जा रहा है। तो केस 2 आपके पास था, ये आपका केस 2 है।
जो आपका ऑब्जेक्ट है, अच्छा जब मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ये रियल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है इन रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली रेयरर मीडियम में है, उसका इमेज जो होगा वो एग्जैक्टली इंटरफेस से अवे चला जाएगा। आप देख सकते हो जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में, उसका इमेज टुवर्ड्स द इंटरफेस, जब आपका ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में, उसका इमेज अवे फ्रॉम द इंटरफेस चला जा रहा है। कितना अवे जाएगा, कितना अवे जाएगा, तो उसके लिए आपको v निकालना पड़ेगा ना, इमेज डिस्टेंस। तो निकालते हैं इस फॉर्मूला को यूज करके, बट उससे पहले और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आराम से देखते जाओ। आपका जो ऑब्जर्वर होगा, सिंस ऑब्जेक्ट है ना इस मीडियम में, ऑब्जर्वर को दूसरे मीडियम में रखना होगा। अगर ऑब्जर्वर इसी मीडियम से एनालाइज करेगा तो उसको तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिख जाएगा, उसको यहां नहीं ऑब्जेक्ट दिखेगा। अगर आप ऑब्जर्वर को यहां पे रखोगे, अगर मैं ऑब्जर्वर को यहां पे रख दूं, एग्जैक्टली ये ऑब्जर्वर इसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट देखेगा। कुछ इमेज ऐसा कुछ आपको वहां पे कॉन्सेप्ट लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस आपके मीडियम में, जिस मीडियम में आपका ऑब्जेक्ट है, उसी मीडियम में ऑब्जर्वर भी है। ऑब्जर्वर को तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो जिस मीडियम में आपका ऑब्जेक्ट है, उसी मीडियम में अगर ऑब्जर्वर को रखोगे, ऑब्जर्वर को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिखेगा। कोई एग्जैक्टली रिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना है वहां पर एग्जैक्टली ये ऑब्जर्वर परसीव नहीं कर पाएगा। तो यहां पर आपको जरूरी है कि आप यहां पर ऑब्जर्वर को इस मीडियम में रखो, ये इस मीडियम में रखो। और अगेन आप देख सकते हो इस वक्त एग्जैक्टली आपका जो इमेज है वो अवे फ्रॉम द इंटरफेस चला जा रहा है। तो देखते हैं चलो इमेज लोकेशन फ्रॉम द इंटरफेस क्या हमें मिलता है। तो मैं लिख रहा हूं v इट इज इक्वल टू आपका μ2 बाई μ1 है। μ2 का वैल्यू μ है आपके पास, μ1 का वैल्यू 1 है आपके पास, मल्टीप्लाइड बाई जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो तो d है आपके पास, तो इट इज इक्वल टू μd। यही तो आना चाहिए था, यही आना चाहिए था, क्योंकि खुद से देख लो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस छोटा है, जबकि इमेज डिस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से बड़ा है ना। कितने टाइम्स बड़ा है, म्यू टाइम्स बड़ा है। तो आप समझो यहां पे। तो अगेन यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपके पास जो एग्जैक्टली v होगा इट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स d। देख लो अब आप यहां पे शिफ्ट की बात कर सकते हो। देख लो मैं शिफ्ट की बात कर सकता हूं, मतलब आपका एग्जैक्टली इमेज जो है ना वो कितना शिफ्ट हो गया, उसने कितना जंप ले लिया यहां पे, वो ये डिस्टेंस होगा ना। ये डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे, आप एग्जैक्टली ये पूरा डिस्टेंस लोगे, इसमें से ये d सब्ट्रैक्ट करोगे, आप v में से d को सब्ट्रैक्ट करोगे, v माइनस ये v है आपके पास यहां से लेकर यहां तक, इसमें से d सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको शिफ्ट का पता चल जाएगा। तो v माइनस d आपका क्या होगा, शिफ्ट होगा, बट v तो म्यू d है, माइनस d करोगे विच इज इक्वल टू, आप d को कॉमन निकाल सकते हो, म्यू माइनस 1। तो दिस इज योर शिफ्ट। अगेन याद नहीं रखना है कुछ भी, बस इतना क्लियर आपको होना चाहिए। अगर आपने ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखा तो उसका इमेज जो है वो एग्जैक्टली आपके इंटरफेस से दूर चला जाएगा। दूर चले जाने का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बड़ा होने का मतलब आपको म्यू से मल्टीप्लाई करना होगा, किसको, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। बस ये चीज आपको क्लियर रखना है। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पर एग्जैक्टली आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, डेंसर मीडियम में। जब आप ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखते हो उसका इमेज शिफ्ट करता है टुवर्ड्स द इंटरफेस। जो इमेज डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से छोटा हो जाता है, किस फैक्टर से, म्यू फैक्टर से। अच्छा शिफ्ट निकाल सकते हो ना यहां पे, शिफ्ट टुवर्ड्स द इंटरफेस निकाल सकते हो ना। दिस इज द शिफ्ट अवे फ्रॉम द इंटरफेस, दिस इज द शिफ्ट अवे फ्रॉम द इंटरफेस। चलो यहां पे शिफ्ट टुवर्ड्स द इंटरफेस देखते हैं। तो अगर मैं यहां शिफ्ट की बात करूं, अगर मैं शिफ्ट की यहां पे बात करूं तो एग्जैक्टली आपका d है, तो ये एग्जैक्टली d है, d में से आप सिंपली ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, वही आपका ये शिफ्ट आ जाएगा ना। यहां से लेकर यहां तक d है, आप एग्जैक्टली इस वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, वो ये वाले पार्ट का आंसर आपको मिल जाएगा, ये लेंथ आपको मिल जाएगा। यही लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है ना आपकी शिफ्ट s को, है कि नहीं है। तो आपको d में से मल्टीप्लाई v करना पड़ेगा, d अपनी जगह पर माइनस v की जगह पर आप क्या लिखोगे, d बाई म्यू। और यहां पर अगर मैं बात करूं, आप अगेन d को कॉमन निकाल सकते हो, 1 माइनस 1 बाई म्यू, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि शिफ्ट जो आपके पास है वो डिपेंड करता है d पे डायरेक्टली, डिपेंड करता है d पे डायरेक्टली। जितना एग्जैक्टली आप ऑब्जेक्ट को नीचे ले जाओगे ना, उतना आपका शिफ्ट जो है वो बढ़ जाएगा। सिमिलरली जरा यहां पर देख लो, जितना आप एग्जैक्टली यहां पर ऑब्जेक्ट को नीचे ले जाओगे ना, जितना d का वैल्यू बड़ा होगा उतना शिफ्ट भी बड़ा होगा। तो जितना आप एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट को इस इंटरफेस से नीचे ले जाओगे उतना बड़ा शिफ्ट हो जाएगा।
तो डिपेंड करता है आपने ऑब्जेक्ट को इंटरफेस से थोड़ा ही नीचे लिया हुआ है, बहुत ज्यादा नीचे लिया हुआ है, अकॉर्डिंगली शिफ्ट जो आपके पास होगा या तो थोड़ा होगा या तो बहुत बड़ा होगा। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब यहां पर मैं ग्लास स्लैब की बात करूंगा। देख लो ये तो पूरा क्लियर हो गया ना। चलो ग्लास स्लैब के बारे में बात करते हैं। आप देखते जाओ, मैं ग्लास स्लैब के बारे में बात करता हूं, क्योंकि ग्लास स्लैब में भी आप इन शिफ्ट्स की बात करते हो। वैसे आप नॉर्मली देख रहे हो ना, आप नॉर्मली देख रहे थे ना, आप चेक कर लो, नॉर्मली देख रहे हो ना। ऐसे शिफ्ट्स को आप नॉर्मल शिफ्ट्स भी कहते हो। ये नॉर्मल शिफ्ट आपके होते हैं, हम नॉर्मल शिफ्ट को स्टडी कर रहे हैं अभी, तो ये चीज आप अंडरस्टैंड करो। तो चलो मैं ग्लास स्लैब को लेता हूं। तो वहां पे शिफ्ट वाज अवे फ्रॉम द इंटरफेस जब रेयर मीडियम में रखोगे, मगर रियल ऑब्जेक्ट को, और अगर आपने डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट को रख दिया, आपका जो शिफ्ट होगा वो टुवर्ड्स द इंटरफेस होगा। बस इस चीज का आपको टेक केयर करना है। अब देखते जाओ, अगर मैं लेट अस सपोज एक ग्लास स्लैब लेता हूं, इस ग्लास स्लैब का थिकनेस कुछ ना कुछ होगा, लेट इट बी टी, और यहां पर एग्जैक्टली इसका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, लेट इट बी म्यू, और बाहर एयर है आपका, इसमें कहीं पे किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देख लो, मैं ऑब्जेक्ट को यहां पे रख रहा हूं, ऑब्जेक्ट को मैं यहां पे रख रहा हूं, तो आपका ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली ग्लास स्लैब के बहुत नजदीक है। मैं स्पेशल केस ले रहा हूं, आप इसको दूर भी रख सकते हो। जो रिजल्ट मैं यहां पे डिराइव करूंगा वो एग्जैक्टली आप ग्लास स्लैब के लिए हमेशा याद रखोगे, हमेशा आप उसको याद रखोगे। तो आप फिलहाल के लिए देख लो, मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया ना, मैंने ऑब्जेक्ट को चलो यहां पर रख दिया। अब यहां पर एग्जैक्टली मैं क्या करूंगा, मैं रे डायग्राम बनाऊंगा और मैं शिफ्ट को एनालाइज करूंगा। आप देखते जाओ, पहले मैं सिंपली यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, और ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है यहां पे। चलो रे डायग्राम मैं कंस्ट्रक्ट करता हूं। ये देख लो, ये इंसिडेंट रे बन रही है, तो इंसिडेंट रे मीडियम में है, ये चीज आप इसका टेक केयर करोगे। और एग्जैक्टली ये आपके पास दूसरा रे मैं ले रहा हूं, तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपका इंसिडेंट रे किस मीडियम में है? डेंसर मीडियम में, और निकलना कहां चाहता है? अब रेयर मीडियम में निकलना चाहता है। तो आप पहले नॉर्मल ड्रॉ करो, आप पहले यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करो, यहां पर भी आप नॉर्मल ड्रॉ करो। ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया। अब आपका जो लाइट रे है ये एग्जैक्टली अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाएगा ना, तो आप देख लो, मैं यहां पर लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल दिखा रहा हूं, अवे फ्रॉम नॉर्मल। सिमिलरली यहां पर जो लाइट रे है आपकी वो अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी। ये देख लो, अवे फ्रॉम नॉर्मल है ये, तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और आप देख सकते हो, आप देख लो हो क्या रहा है। ये नीचे आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, यहां से दो इंसिडेंट रेज उठी। जिस मीडियम में आपका इंसिडेंट रे होगा, एग्जैक्टली उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप μ1 कहोगे। जिस मीडियम में आपका इंसिडेंट रे होगा, मे भी मैंने गलत मत कहा होगा पहले, जिस मीडियम में आपका इंसिडेंट रे होगा उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप μ1 कहोगे। और जिस मीडियम में आपकी रिफ्रैक्टेड रेज होंगी, वो तो एयर में है ना, उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप μ2 कहोगे। तो μ2 आपका 1 के बराबर है। तो होपफुली आप यहां पे अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। फर्दर देख लो, यहां पर अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो कि ये इंसिडेंट रेज एग्जैक्टली यहां पर गई, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ किया, आपने सिंपली रिफ्रैक्टेड रेज को अवे फ्रॉम नॉर्मल दिखाना है, अवे फ्रॉम नॉर्मल दिखाया, इन्हीं रिफ्रैक्टेड रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया। आप देखोगे कि आपको इमेज यहां पे मिलेगी। तो मुश्किल मत है। अब जरा देख लो, यहां शिफ्ट हो रहा है ना, आप देख लो शिफ्ट कुछ इस स्टाइल का हो रहा है, ये आपका शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट जो हो रहा है ना वो इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हो रहा है। अब समझो, ग्लास स्लैब की मैं बात कर रहा हूं, डिफरेंट है सारा। जो शिफ्ट आपका यहां पे हो रहा है, आप देख लो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ है, शिफ्ट भी यहां पर ऊपर की तरफ हो रहा है। ये ग्लास स्लैब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको आपको मेमोराइज करना है कि ग्लास स्लैब पर जिस डायरेक्शन में लाइट इंसिडेंट होती है उसी डायरेक्शन में ग्लास स्लैब शिफ्ट देता है आपके ऑब्जेक्ट की इमेज को। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। जिस डायरेक्शन में आपका इंसिडेंट रे होगा ना, उसी डायरेक्शन
डायरेक्शन में आपको क्या देना है, शिफ्ट देना है। यहां पर इंसिडेंट रे ऊपर की तरफ जा रही थी ना, आपका शिफ्ट ऊपर की तरफ गया। मैं ग्लास स्लैब की बात कर रहा हूं, इन केसेस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। जरा फर्दर देख लो। अब अगर मैं यहां पर इस शिफ्ट को कैलकुलेट करना चाहूं, तो शिफ्ट को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो एग्जैक्टली आपका जो शिफ्ट यहां पर होगा, जो आपका शिफ्ट यहां पर होगा, आराम से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो आपका शिफ्ट यहां पर होगा, आप देख लो एग्जैक्टली ये टोटल कितना यहां पर है, टोटल डिस्टेंस, ये तो टी है ना। मैं एग्जैक्टली ये वाला पार्ट ले रहा हूं, समझो मैं क्या ले रहा हूं, मैं टी ले रहा हूं, दैट इज थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। मैं लिख रहा हूं टी, क्योंकि ग्लास स्लैब के लिए टी कांस्टेंट है। फिर यहां पर एग्जैक्टली ये वाला पार्ट तो टी मैंने ले लिया। अब ये वाला मेजरमेंट मुझे पता होना चाहिए, अब ये वाला मेजरमेंट मुझे एग्जैक्टली पता होना चाहिए, तभी तो मैं शिफ्ट निकाल सकता हूं ना। एक बार और सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। आपके पास एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं, आपके पास अब आपको शिफ्ट यहां पर निकालना है। शिफ्ट के लिए आप सिंपली क्या करोगे, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये आपके पास टी है, देख लो मैंने टी यहां पे लिख दिया। दूसरा पार्ट, ये वाला डिस्टेंस कितना आपके पास होगा, ये वाला डिस्टेंस आपके पास कितना होगा वो आप इवैल्यूएट कर सकते हो ना। अब समझो कैसे इवैल्यूएट करना है। यहां पर एग्जैक्टली आप किस इंटरफेस को लोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है हमें नीचे वाला इंटरफेस लेना है। नहीं, आपको वो इंटरफेस लेना होता है जो इंटरफेस आपकी इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रेज को सेपरेट करता है। आप देख लो, ये जो इंटरफेस है ना, इस इंटरफेस पर आपका इंसिडेंट रे आ रहा है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो इसी इंटरफेस पर, जो अपर इंटरफेस है, इसी इंटरफेस पर आप क्या यूज करोगे, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, मॉडिफाइड रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। तो मैं लिख सकता हूं ना यहां पे, आप देख लो, पहले शिफ्ट को निकालने से पहले, शिफ्ट को निकालने से पहले मैं एग्जैक्टली इमेज का डिस्टेंस इस इंटरफेस से निकालूंगा। अच्छा, इस ऊपर वाली इंटरफेस से क्यों निकाल रहा हूं, नीचे वाली इंटरफेस से क्यों नहीं निकाल रहा हूं, क्योंकि नीचे वाली इंटरफेस को अगर आप देखोगे, क्या नीचे वाली इंटरफेस के रिलेटेड कोई रिफ्रैक्टेड रे है, कोई भी रिफ्रैक्टेड रे नहीं है। आपको तो देखना होगा कि किस इंटरफेस के लिए इंसिडेंट रे भी वहां पर प्रेजेंट होगी और रिफ्रैक्टेड रे भी वहां पर प्रेजेंट होगी, तो वो ऊपर वाला इंटरफेस होगा ना। तो ऊपर वाले इंटरफेस को एग्जैक्टली वहां पर उस इंटरफेस के रिलेटेड आप फॉर्मूला अप्लाई करो, जो भी आपको v का वैल्यू मिलेगा वो इमेज का डिस्टेंस होगा, बट फ्रॉम द अपर इंटरफेस, फ्रॉम द अपर इंटरफेस। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। मैं लिख रहा हूं v इज इक्वल टू, अब देख लो μ2 का वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो मैं लिख रहा हूं 1 डिवाइडेड बाय μ1 का वैल्यू किसके बराबर है, μ के बराबर, तो 1 बाई म्यू मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट कहां पर है आप देख सकते हो। चलो इस इंटरफेस से देखते हैं। विद रिस्पेक्ट टू दिस इंटरफेस ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस इंटरफेस ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली टी डेप्थ नीचे है या टी डिस्टेंस नीचे है, तो आप यहां पे मल्टीप्लाई टी करोगे तो आपका जो v आएगा इट विल बी टी बाई म्यू। अच्छा, ये v कौन सा सेपरेशन है, v कौन सा डिस्टेंस है, v आपका ये डिस्टेंस है। तो अब देख लो, शिफ्ट की बात हो रही थी, आप t में से v को सब्ट्रैक्ट करो वही शिफ्ट होगा ना। तो t में से आप यहां पे v को सब्ट्रैक्ट करो वही शिफ्ट होगा। t तो अपनी जगह पर, और v का वैल्यू जो आपके पास है वो t बाई म्यू है, तो माइनस कर दोगे t बाई म्यू, तो आपका t यहां पर जो है वो बाहर सिंपली कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 1 बाई म्यू यहां पर रह जाएगा। तो ये आपका शिफ्ट है। तो अगर मैं शिफ्ट कहूं, इट इज इक्वल टू t टाइम्स 1 माइनस 1 बाई म्यू। अब समझो, अब समझो, जो शिफ्ट है वो ग्लास स्लैब की थिकनेस पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑब्वियसली ग्लास स्लैब की थिकनेस चेंज करोगे तब आपका शिफ्ट चेंज होगा। अगर आपने ग्लास स्लैब का थिकनेस चेंज नहीं किया, आपका शिफ्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। वो डिपेंड म्यू पे करता है। ऑब्वियसली आपको ग्लास स्लैब का मटेरियल चेंज करना पड़ेगा, तभी म्यू चेंज होगा, तभी आपका शिफ्ट चेंज होगा। अब ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, आपका शिफ्ट एक ग्लास स्लैब के लिए, आपका शिफ्ट एक ग्लास स्लैब के लिए कांस्टेंट रहेगा। दैट मींस अगर आप ऑब्जेक्ट को नीचे भी ले जाओगे ना, तब भी ग्लास स्लैब सेम शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा, तब भी ग्लास स्लैब सेम शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा। दैट मींस शिफ्ट फॉर ए ग्लास स्लैब इट इज कांस्टेंट। तो ये आपके पास क्या रहने वाला है, ये कांस्टेंट रहने वाला है। तो नोट कर लो, अपनी जगह पे नोट कर लो, शिफ्ट फॉर ए ग्लास स्लैब इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड शिफ्ट इट इज इक्वल टू टी टाइम्स 1 माइनस 1 बाई म्यू, टी टाइम्स 1 माइनस 1 बाई म्यू। ये आपको पूरा अच्छे तरीके से मेमोराइज होना चाहिए। तो जब भी ग्लास स्लैब की बात होगी तो शिफ्ट का एग्जैक्टली जो वैल्यू होने वाला है इट इज टी टाइम्स 1 माइनस 1 बाई म्यू, और जो शिफ्ट होगा इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। इस चीज का आपको टेक केयर करना है। अच्छा, ये वाला पार्ट जो मैंने निकाला ना, एग्जैक्टली अगर मैं इसको डेप्थ, टोटल डेप्थ टी मानता हूं, लेट अस सपोज मैं इसको टोटल डेप्थ यहां पे d मानता हूं, या मैं इसको टोटल हाइट यहां पे h मानता हूं,
तो ये जो एग्जैक्टली मुझे इमेज का हाइट मिलता है ना, इसको आप एपेरेंट हाइट बोलते हो। तो जो आपका जो ऑब्जर्वर है ना, ये एक्चुअल डेप्थ नहीं देख पाएगा, ये एपेरेंट डेप्थ को एग्जैक्टली महसूस करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास यहां पे v है, इट इज योर एपेरेंट डेप्थ। आप इसको सिंपली लिख सकते हो t एपेरेंट, या ज्यादा बेहतर ये रहेगा आप एग्जैक्टली इसको लिख सकते हो h एपेरेंट। आपकी बुक्स में यही लिखा होता है h एपेरेंट इट इज इक्वल टू t बाई म्यू। अच्छा, जब भी आप एपेरेंट डेप्थ की बात करोगे, एपेरेंट हाइट की बात करोगे ना, तो एग्जैक्टली आप वहां पर नॉर्मली देखने चाहिए ऑब्जेक्ट को। ऐसा नहीं कि आप ऑब्जेक्ट को एक एंगल से एनालाइज करोगे और वहां पे ये फॉर्मूला यूज करोगे, गलत आंसर आएगा। हमने इससे पहले भी एक न्यूमेरिकल किया हुआ है, बीकर का न्यूमेरिकल, जहां पर आपने बीकर के कॉर्नर से चीजों को एनालाइज किया। आप चेक करना, अगेन मुझे लेक्चर नंबर तो याद नहीं है, 20 के आसपास का होगा, तो वो आप चेक कर लेना। तो वहां पर एग्जैक्टली ये फॉर्मूला अगर आप डायरेक्टली यूज करोगे ना, वो गलत होगा, क्योंकि तब आपका ऑब्जर्वर जो है वो नॉर्मली ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता है। आपका जो एग्जैक्टली ऑब्जर्वर है वो किसी एंगल पे ऑब्जर्व कर रहा होता है। नॉर्मली जब आपका ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है ना, तो एग्जैक्टली वहां पर आप पैरेक्शियल अप्रोक्सीमेशंस लेते हो, तभी जाके ये रिजल्ट्स वगैरह आपके सामने यहां पर आ रहे हैं। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा, क्योंकि जो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है वो तो पैरेक्शियल अप्रोक्सीमेशन से ही मिलता है ना। तो अगर रिफ्रैक्शन फॉर्मूला पैरेक्शियल अप्रोक्सीमेशन से मिलता है, आपका लोकेशन ऐसा होना चाहिए ऑब्जर्वर का कि वहां पर पैरेक्शियल अप्रोक्सीमेशंस जो है वो यूज हो जाए। अगर आपने ऑब्जर्वर को किसी एंगल पे ले लिया, आप पैरेक्शियल अप्रोक्सीमेशंस को यूज नहीं कर पाओगे। आपको तो ऑप्टिक्स का पूरा ज्योमेट्री एग्जैक्टली वहां पर स्टडी करना पड़ेगा ऑप्टिक्स में। तो फिलहाल के लिए ये आपका एच एपेरेंट है, ये आपका एच एपेरेंट आ गया टी बाई म्यू, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है शिफ्ट। चलो मैं मल्टीपल ग्लास स्लैब्स की बात करता हूं, मैं मल्टीपल ग्लास स्लैब्स की बात करता हूं और फिर वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो ठीक है, अब देख लो, लेट अस सपोज मेरे पास यहां पे मल्टीपल ग्लास स्लैब्स है। तो आराम से देख लो, तो मैं सिंपली लाइट यहां पे इंसिडेंट कर रहा हूं। तो आप देख सकते हो, जैसे यहां पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो मैं लाइट इंसिडेंट कर रहा हूं और आप देख रहे हो कि ये जो लाइट आपके पास है ये तो कन्वर्जिंग फैशन में फॉल कर रहा है ग्लास स्लैब पे। तो ये कन्वर्जिंग स्टाइल है आपके पास। ये कन्वर्जिंग स्टाइल आपके पास है। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब देख लो यहां पर, लेट अस एज्यूम मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बोल रहा हूं ये 3/2 है। चलो 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख दिया, और इसका जो थिकनेस है, लेट अस सपोज मैं 6 सेंटीमीटर ले रहा हूं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट अस सपोज मैं यहां पे 4/3 ले रहा हूं, और इसका जो थिकनेस है लेट अस सपोज इट्स 9 सेंटीमीटर, या चलो इसको 4 सेंटीमीटर लेते हैं या 3 सेंटीमीटर लेते हैं। तो ठीक है, कितनी ग्लास स्लैब्स है? 2 ग्लास स्लैब्स है, बिल्कुल सही, अभी तक कुछ मुश्किल है नहीं। तो एग्जैक्टली अगर 2 ग्लास स्लैब्स है, आप इसका भी शिफ्ट निकाल सकते हो ना, आप इसका भी शिफ्ट निकाल सकते हो ना। तो शिफ्ट क्योंकि एक ग्लास स्लैब के लिए कांस्टेंट होता है, जो शिफ्ट का वैल्यू होता है इट इज t टाइम्स 1 - 1/μ। तो आपको पहले ही पता है कि जो आपका शिफ्ट है इट इज इक्वल टू t टाइम्स 1 - 1/μ। इसमें तो कहीं मुश्किल होगा नहीं। अब यहां पर अगर मैं शिफ्ट 1 की बात करूं, पहले ग्लास स्लैब की वजह से शिफ्ट की, इसको मैं 1 बोल रहा हूं, इसको मैं 2 बोल रहा हूं। पहले ग्लास स्लैब का जो शिफ्ट होगा इट इज इक्वल टू, इस ग्लास स्लैब का थिकनेस कितना है 6, 1 - 1 इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, तो 3/2 मैं यहां पे लिख रहा हूं। जरा थोड़ा सॉल्व करते हैं, 6 अपनी जगह पर, ये 1 - 2/3 आ जाएगा। तो ये आपका 3 × 1 - 2 1/3 ये आ जाएगा। तो इट विल बी 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ये ग्लास स्लैब कितना शिफ्ट देगा? 2 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही, समझ में आ गया, अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब फर्दर देख लो, मैं दूसरा शिफ्ट यहां पे S2 बता रहा हूं। S2 किसके बराबर होगा? पहले थिकनेस कितना है, वो तो 3 है, 1 - 1/μ का वैल्यू 4/3 है। मैं इसको लिख सकता हूं ना 3 अपनी जगह पर, यह आएगा 1 - 3/4। 3 ऊपर चला जाएगा तो 1 - 3/4 आ जाएगा। 4 - 3 कितना होता है? 1। ये आपका सिंपली आ जाएगा 3/4 सेंटीमीटर।
3/4 सेंटीमीटर। तो अभी तक मुश्किल मत है कहीं पे। अगर मैं टोटल शिफ्ट की बात करूं, अगर मैं टोटल शिफ्ट की यहां पे बात करूं, चलो टोटल शिफ्ट देखते हैं। अगर मैं यहां पे टोटल शिफ्ट की बात करूं, अगर मैं टोटल शिफ्ट की यहां पे बात करूं तो एस टोटल जो होगा वो सिंपली आपके पास आएगा ना 2 प्लस ये आपके पास 3/4 आ जाएगा। एक बार और देखते हैं, एक बार और देखते हैं, मे भी कैलकुलेशन कभी गलत हो सकती है। 3 अपनी जगह पर है, 1 माइनस 1/म्यू यहां पर है, म्यू का वैल्यू 4/3 है, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/4, 4 माइनस 3 आपका 1 होगा, 1/4 आ जाएगा, और एग्जैक्टली 1/4 इंटू 3 आपका 3/4 आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो 2 प्लस 3/4 अगर आप करोगे ये आपका सिंपली आ जाएगा 11/4 सेंटीमीटर। इतना शिफ्ट आपको देना है। अब समझो यहां पे डायग्रामेटिकली समझते हैं। इतना तो समझ में आ गया, आपने तो पूरी कॉम्बिनेशन का शिफ्ट निकाल दिया। अगर आपको बोला जाता ये कॉम्बिनेशन कितना शिफ्ट देगी, आपको शिफ्ट S1 निकालना है, S2 निकालना है, दोनों शिफ्ट्स को ऐड कर लो, ये तो टोटल शिफ्ट आपका आ जाएगा। तो आपने टोटल शिफ्ट निकाल दिया यहां पे। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि डायग्रामेटिकली कैसे समझे। लेट अस एज्यूम कि एक कन्वर्जिंग बीम आपके पास आ रही है। अगर मैं यहां पे कोई भी ग्लास स्लैब नहीं ना लेता तो ये कन्वर्जिंग बीम कन्वर्ज हो जाती किसी ना किसी पॉइंट पे। तो देख लो मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं, कहीं ना कहीं पे ये कन्वर्जिंग बीम जो है ये कन्वर्ज हो जाती, और आप देख रहे हो कि यहां पे कन्वर्ज हो रही है। अगर ग्लास स्लैब्स नहीं होते ये कन्वर्जिंग बीम कन्वर्ज हो जाती और यहां पर आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता, यहां पर आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता, कन्वर्जिंग बीम, ये कन्वर्जिंग बीम आ रही है, आपको एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट यहां पर मिल जाता। बट अब क्या कर रहे हो आप, अब आप एक ग्लास स्लैब का कॉम्बिनेशन बीच में रख रहे हो। ये ग्लास स्लैब का कॉम्बिनेशन एक शिफ्ट देगा, कितना शिफ्ट देगा, 11/4, अराउंड ये 2.9 के आसपास का शिफ्ट है, 2.9 सेंटीमीटर, आप 3 सेंटीमीटर के आसपास का शिफ्ट बोल सकते हो। तो 3 सेंटीमीटर का शिफ्ट कौन देगा, ये ग्लास स्लैब। किसको शिफ्ट देगा, ऑब्जेक्ट की इमेज को शिफ्ट देगा। अब क्वेश्चन ये है ना कि शिफ्ट किस डायरेक्शन में होगा, मैंने पहले ही बोला शिफ्ट होता है इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में। जरा इंसिडेंट रेज कहां से कहां जा रही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंसिडेंट रेज का जो डायरेक्शन का स्टाइल है ना वो लेफ्ट टू राइट है। तो कहने का मतलब अगर लेफ्ट टू राइट आपका यहां पे शिफ्ट हो रहा है, सॉरी लेफ्ट टू राइट आपका इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रहा है, शिफ्ट भी होगा लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट है, आपको टुवर्ड्स राइट शिफ्ट करना है। रे जा रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, रे जा रही है टुवर्ड्स राइट। आपका इंसिडेंट रे अगर टुवर्ड्स राइट जा रहा है, जो शिफ्ट आपको देना पड़ेगा वो टुवर्ड्स राइट देना पड़ेगा। कितना शिफ्ट दोगे आप, शिफ्ट यहां पर 11/4 सेंटीमीटर दोगे। तो आप एग्जैक्टली इस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट दोगे और यहां पर एग्जैक्टली इस ऑब्जेक्ट की इमेज होगी, और वही इमेज आपको ऑब्जर्वर फिर यहां पर देख पाएगा। तो आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां पर है, ग्लास स्लैब्स का कॉम्बिनेशन यहां पर है, तो आप ऑब्जर्वर को यहां पे रखोगे तो आप देखोगे कि ये जो शिफ्ट यहां पर आपके पास होगा इट विल बी 11/4 सेंटीमीटर। ये किसकी वजह से ये शिफ्ट आया, ये शिफ्ट आया बिकॉज ऑफ ग्लास स्लैब। नहीं होते ग्लास स्लैब तो ऑब्जेक्ट तो यहां पर आपको मिल जाता, बट ग्लास स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया, इसी ऑब्जेक्ट की इमेज शिफ्ट करेगी, मगर किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में शिफ्ट मिलेगा, वो 11/4 सेंटीमीटर का शिफ्ट होगा। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। चलो लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहां मल्टीपल ग्लास स्लैब्स है, अभी अगेन ये एंट्रेंस के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूं, तो मैं एग्जैक्टली इसका डायग्राम भी दिखा सकता हूं, बट मैं डायग्राम को अवॉइड करूंगा, मैं रिजल्ट को आपके सामने एग्जैक्टली पुट करूंगा। हाँ, 12th वाले पोर्शन में मैं इसका डायग्राम वगैरह पूरा डिस्कस करता हूं वहां पे, तो वहां पर पूरा डिस्कशन होगा। बट फिलहाल के लिए मैं सिंपली आपको दिखाऊंगा कि अगर आपके पास मल्टीपल ग्लास स्लैब्स है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 बोल रहा हूं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 बोल रहा हूं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 बोल रहा हूं, इसका अपना थिकनेस यहां पर T1 होगा, इसका अपना थिकनेस यहां पर T2 होगा, और इसका अपना थिकनेस यहां पर T3 होगा। तो अपना अपना थिकनेस है। हर एक ग्लास स्लैब एक अपेरेंट हाइट या अपेरेंट डेप्थ इंट्रोड्यूस करेगा ना, क्योंकि आपको पता है कि ग्लास स्लैब की वजह से आप शिफ्ट की बात करते हो, और ग्लास स्लैब की वजह से आप अपेरेंट डेप्थ या अपेरेंट हाइट की बात करते हो। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, हर एक ग्लास स्लैब जो है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां पे रख रहा हूं और ऑब्जर्वर एग्जैक्टली यहां से ऑब्जर्व कर रहा है,
अगेन आप अगर आपने लास्ट वीडियोस देखे होंगे जहां से मैंने रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया, मैंने बताया वहां पर भी आपको कि अगर आपके पास मल्टीपल ग्लास स्लैब्स है ना, तो दो ग्लास स्लैब्स के बीच में एक एयर फिल्म होती है। वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी यूज होगा, बट मैं नहीं दिखाने वाला हूं डायग्राम। मैं बस ये बता रहा हूं आपको कि ये आपका ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो लेट अस सपोज मैं इसको ऑब्जेक्ट यहां पे ओ बोल रहा हूं, तो ये आपका एग्जैक्टली यहां पर ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जर्वर इसको ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ऑब्जेक्ट किसी डेप्थ पर है या ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर है, ऐसे ही बोलते हो ना। तो अब यहां पर क्या होगा, हर एक ग्लास स्लैब की वजह से अपना अपना अपैरेंट डेप्थ जो है या अपैरेंट हाइट जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो देख लो, मैं यहां पर एच अपैरेंट 1 की बात कर सकता हूं इस ग्लास स्लैब का, वो किसके बराबर होगा, T1 बाई μ1। सिंपल। मैं यहां पर एग्जैक्टली इस ग्लास स्लैब की बात कर रहा हूं, ये ग्लास स्लैब अपना अपैरेंट डेप्थ या अपैरेंट हाइट देगा, वैसे ही ये ग्लास स्लैब का अपना अपैरेंट डेप्थ होगा, ये ग्लास स्लैब का अपना अपैरेंट डेप्थ होगा। तो मैं यहां पर H अपैरेंट 2 बोल सकता हूं, मैं H अपैरेंट 2 बोल सकता हूं, इट विल बी T2 डिवाइडेड बाई μ2। मैं यहां पर H अपैरेंट 3 बोल सकता हूं, इट विल बी इक्वल टू T3 डिवाइडेड बाई μ3। तो हर एक ग्लास स्लैब जो है वो अपना अपना अपैरेंट हाइट आपको दे रहा है। टोटल अपैरेंट हाइट कैसे निकालोगे, इन तीनों का समेशन करो, इन तीनों का समेशन करो। अच्छा, ये फॉर्मूला कहां से आई, अगर वीडियो को आपने अभी तक देखा हुआ है तो आपको तो पता होगा कहां से आया, भूल गया तो आप एग्जैक्टली वीडियो को और एक बार देख लो और एग्जैक्टली आप इस चीज को समझो, तब जाके आपको याद रहेगा और आप डायरेक्टली ये रिजल्ट लिख पाओगे। टोटल अपैरेंट हाइट की अगर मैं बात करूं या टोटल अपैरेंट डेप्थ की अगर मैं बात करूं, मैं इसको लिख सकता हूं ना, H अपैरेंट इट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, देख लो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं इसको लिख सकता हूं ना, T1 बाई μ1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई μ2 प्लस T3 डिवाइडेड बाई μ3। अब समझो, मैं इसको लिख सकता हूं ना, इट इज टोटल थिकनेस। अब समझो, मैं H अपैरेंट को लिख सकता हूं ना, टोटल थिकनेस ऑफ दिस ग्लास स्लैब, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लास स्लैब डिवाइडेड बाई म्यू कॉम्बिनेशन। ये मुश्किल मत है, आप खुद से देख लो, मैंने हर एक ग्लास स्लैब की वजह से अपैरेंट डेप्थ निकाल दिए या अपैरेंट हाइट्स यहां पे निकाल दिए। तो टोटल अपैरेंट हाइट या टोटल अपैरेंट डेप्थ जो होगा वो सिंपली इनका इंडिविजुअल समेशन होगा, कर दिया। बट आप एग्जैक्टली अपैरेंट डेप्थ को अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन की वजह से देखना चाहते हो, आप और एक स्टाइल से लिख सकते हो ना कि टोटल थिकनेस क्या है इस ग्लास स्लैब का, इट इज T, और T किसके बराबर होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 डिवाइडेड बाय, आपको तो म्यू लिखना होता है, यहां पे μ1 लिखा, यहां μ2 लिखा, यहां μ3 लिखा, इस पूरी कॉम्बिनेशन का क्या होगा, एक म्यू कॉम्बिनेशन, वो म्यू कॉम्बिनेशन मैंने यहां पे लिख दिया। तो आप देख लो यहां पर अगर मुझे म्यू कॉम्बिनेशन निकालना हो, अब समझो यहां पे मैं अगर म्यू कॉम्बिनेशन निकालना चाहूं, मैं लिख सकता हूं ना, देयरफॉर म्यू कॉम्बिनेशन, कुछ नहीं मैंने किया, मैं म्यू कॉम्बिनेशन को यहां ट्रांसपोज करूंगा, इस सारी टर्म को मैं टी के डिनोमिनेटर में ट्रांसपोज करूंगा। तो म्यू कॉम्बिनेशन विल बी टी डिवाइडेड बाई T1 डिवाइडेड बाई μ1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई μ2 प्लस T3 डिवाइडेड बाई μ3। मुश्किल मत है कहीं पे। अच्छा, T किसके बराबर है, T1 प्लस T2 प्लस T3, तो आप इसको लिख सकते हो ना, इट इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 डिवाइडेड बाई T1 डिवाइडेड बाई μ1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई μ2 प्लस T3 डिवाइडेड बाई μ3। तो ये आपका एग्जैक्टली म्यू कॉम्बिनेशन है। स्टाइल समझो, यहां पे टोटल थिकनेस डिवाइड बाई T1 बाई μ1 प्लस T2 बाई μ2 प्लस T3 बाई μ3। अब यहां पर तो 3 स्लैब्स थे ना, अगर n स्लैब्स की बात करूं तो आप देख लो, फॉर n स्लैब्स मैं लिख रहा हूं यहां पे, फॉर n स्लैब्स जो आपका म्यू कॉम्बिनेशन होगा इट इज इक्वल टू, अब देख लो मैं समेशन के स्टाइल में लिख रहा हूं, आपके पास T1 T2 T3 T4 T5 इनका समेशन होगा ना, मैं लिख सकता हूं ना न्यूमरेटर में समेशन ऑफ Ti, I होगा रन फ्रॉम 1 टू n, n क्यों, क्योंकि आपके पास n स्लैब्स है। अगर 3 स्लैब्स होती तो आप T1 प्लस T2 प्लस T3 लिखोगे, समझ में आ रहा होगा। अच्छा, डिनोमिनेटर को भी तो समेशन के स्टाइल में लिख सकते हो ना, मैं लिख सकता हूं डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ Ti डिवाइडेड बाई म्यू आई। मुश्किल मत है कहीं पे, और यहां पर आप सिंपली लिख सकते हो I इज इक्वल टू 1 टू n। तो मैंने यहां पर म्यू कॉम्बिनेशन आपको डिराइव करके दिखाया, थोड़ा सा मैंने यहां पे समझाने की कोशिश की, डायग्रामेटिकली मैंने चीजें यहां नहीं दिखाई क्योंकि फायदा है नहीं अभी उसका। हाँ, 12th क्लास में मैं पूरा दिखाता हूं, तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। ये वाला जो पार्ट आपके पास है, ये HC वर्मा में एज अ क्वेश्चन आपको देकर है,
बहुत सारे स्टूडेंट्स एच सी वर्मा बुक को फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बुक है, उसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और एग्जैक्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगा जब एग्जैक्टली वो लेक्चर देखेंगे, डायरेक्टली उनका एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में सॉल्व हो गया, तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। आज हमने पूरा जो एग्जैक्टली लेक्चर है इसमें हमने नॉर्मल शिफ्ट की बात की, हमने एग्जैक्टली देखा रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। नेक्स्ट लेक्चर में अगेन मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस लेने वाला हूं। न्यूमेरिकल एनालिसिस में अब मैं क्या करूंगा, मैं स्फेरिकल सरफेस और प्लेन सरफेस को कंबाइन करूंगा और प्रॉब्लम्स आपके सामने प्रोड्यूस करूंगा। उन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करोगे, आप कैसे स्फेरिकल सरफेस को एक पार्ट में सॉल्व करोगे और एक पार्ट में आप कैसे प्लेन सरफेस को सॉल्व करोगे, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, होपफुली ये फ्रूटफुल रहा होगा आपके लिए लेक्चर। तो अगेन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत सही शेयर करो, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो चैनल को, बाकियों को के साथ भी शेयर करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि सब तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचे। आज के लिए इतना काफी, टेक केयर।